हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि अध्याय 1 में हमने विविधता और उसकी समझ के बारे में चर्चा किया था, ठीक है ना। लेकिन इस अध्याय 2 में हम विविधता एवं भेदभाव की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले इसको हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, उसी टाइटल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज में, हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, पहले चैप्टर में तो हमने विविधता को देखा, विविधता होता क्या है, उसको समझने का प्रयास किया। अब ये कहते क्या हैं कि ये विविधता है, तो विविधता के कारण यदि भेदभाव होता है तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए एक अभिशाप है। लेकिन अगर विविधता को आप समग्र रूप में देखेंगे हैं तो ये आपको प्रकृति का वरदान है। प्रकृति ने या ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने जो कुछ भी आपको विविधता दिया है वो विविधता इसीलिए दिया हुआ है, चाहे वो भौगोलिक रूप में हो चाहे ऐतिहासिक रूप में हो, कि आप एक दूसरे पर आपकी निर्भरता हो। जब निर्भरता होगी तो आप एक दूसरे से जुड़ेंगे। जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा होगी। इसके बारे में मैं एक दार्शनिक रूसो की चर्चा करने जा रहा हूँ। रूसो ने लिखा भी है कि जैसे कि आदिम युग जो था बहुत अच्छा था। उसने लिखा है कि वहाँ पर आदमी पर विवेक का कम प्रयोग करता था और ज़्यादातर क्या था, एक दूसरे पर निर्भर होता था। इसके लिए आपस में जो है एक प्रेम भाव बना रहता था, ठीक है। तो खैर हम उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब विविधता को भेदभाव के रूप में क्या होता है, विविधता प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। तो प्रकृति ने हमें इसीलिए दिया हुआ है कि अगर हम अकेले ही सक्षम हो जाएं तो दुनिया में हर एक आदमी की अपनी अलग दुनिया हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने विविधता पैदा किया है। लेकिन हम लोग अब गलतियां कहाँ करते हैं कि विविधता में कोई चीज़ जो कि हमसे अलग लगती है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है कि किसी विविधता में कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पर कि मनुष्य असहाय होता है, हम उसका भी मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है, निश्चित रूप से गलत है। और तीसरी बात ये है कि हम अपने को जहाँ पर देखिए, हम जब कभी भी कहीं भी रहना पसंद करते हैं तो अपने तरह की चीज़ें ढूंढते हैं और दूसरी चीज़ हमें लगती है कि नहीं वो चीज़ तो बेकार है। दूसरा भी यही चीज़ हमारे बारे में सोचता है। जब उसको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यार ये भी तो गलत कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये भेदभाव हमें समाज में नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। और एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बच्चों को शुरू से इसीलिए विकसित किया जाता है कि कल, और इसीलिए कहा जाता है कि तमाम टॉप कंपटीशन में एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी सब चीज़ों के सार को बताता है। बताता है कि अगर हुआ है कभी ऐसा तो उसके कारण से क्या उसके दुष्परिणाम आए हैं, है ना। लेकिन अगर उस विविधता को समग्र रूप में देखा गया है तो उसके एक सुखद परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। तो वो कहता क्या है कि विविधता के कारण अगर हम भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं तब क्या होगा, ये अभिशाप होगा। लेकिन विविधता में हम चीज़ों को जोड़ करके अगर काम करेंगे तो यही विविधता हमारे लिए वरदान साबित होती है, जो कि एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करता है। अब देखिए, एक चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर क्या है ना। पहले क्या है, हम क्या हैं
और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। और जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ उसके इतिहास का प्रभाव पड़ता है। ठीक, कहते क्या हैं कि अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं का देश है। अब वो कहते क्या है, देखिए, अब एक ले लीजिए, हम कौन कौन सा खेल खेलते हैं। अब खेल के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर कि बर्फीली जगह है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, अनइवन है। अब कोई आपसे कहे चलिए भैया वहाँ क्रिकेट खेला जाए, तो कैसे क्रिकेट खेलेंगे? या मैदान उबड़ खाबड़ है, आपसे मैं कहूँ चलिए भाई स्कीइंग किया जाए, स्केटिंग किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब क्या है, देखिए, ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से आपकी खेल की भी चीज़ें बदल रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे सीधे तौर से कहूँ कि एक बहुत जगह टेम्परेचर माइनस पे चल रहा है ना, चलिए वहाँ होली खेला जाए, तो आप कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तो ठंड लग रही है, उसमें पानी डालने की बात कर रहा है, तो ये भी आपको गलत लगेगा। मतलब कहने का है, या हम कहें चलो पहाड़ों पर, पहाड़ियाँ जो बर्फीली जगह पर है उसके ऊपर हम जो है डिस्को डांस करेंगे। अब डिस्को डांस वहाँ पर करने जाएंगे तो क्या हो गया, गिरेंगे, हाथ पैर टूट करके बराबर हो जाएगा। लेकिन वही डिस्को डांस कहीं के लिए उपयोगी है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, केवल यहाँ पर है कि आपकी जो विविधता है वो, अब यहाँ पे मैंने भूगोल की बात किया, तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि मैंने केरला, लद्दाख और कश्मीर की बात किया था। तो वहाँ पर भूगोल के साथ ऐतिहासिक कारण भी जुड़े हुए थे। ऐतिहासिक कारण क्यों जुड़े थे? क्योंकि केरला, देखिए, जम्मू कश्मीर जो था वो तो लद्दाख से जुड़ा हुआ था, जहाँ की सभ्यता संस्कृति करीब करीब एक दूसरे से मिलती जुलती रही है। लेकिन दूसरे तरफ जब हम केरल की चर्चा करते हैं तो देखे हैं कि केरल पर तमाम विदेशी व्यापारी आए। तो जब विदेशी व्यापारी आए तो उन्होंने वहाँ के जो पहले के इतिहास थे उस इतिहास को उन्होंने बदलने की कोशिश नहीं किया, स्वतः वो बदलता गया। इसलिए वहाँ की जो कार्यशैली या वहाँ की जो संस्कृति थी वो एक तरह से मिक्स्ड और मिश्रित पैदा होने लगी। अब आइए कहते क्या है कि भारत कितनी विविधता का देश है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, अभी ये अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में जब कभी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मानचित्र लेकर के पढ़िए। आप जिस जगह की चर्चा करते हैं उस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस साल का अगर आप सिविल सर्विसेज का पेपर देख लेंगे तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द मैप बेस्ड, मतलब मानचित्र पर आधारित प्रश्न थे कि अगर किसी भी जगह की हम चर्चा करें तो तुरंत आपके दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जानी चाहिए कि हम कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उस जगह का अगर ऐतिहासिक महत्व है तभी उसका बार बार नाम लिया जा रहा है। ठीक है, अब कहते क्या है, तीसरी बात यह है कि जिन बिंदुओं को मैं इंसिस्ट करता हूँ, प्रेशर के साथ बताता हूँ कि इसको देखिए, समझिए कि ये पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनने जा रहा है किसी भी कंपटीशन के लिए। कहता भारत कितनी विविधताओं का देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने धर्म हैं? 8 मुख्य धर्म हैं। 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ असुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह के दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे भिन्न होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि हमसे अलग क्यों हैं।
लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब कहते क्या है कि देखिए, यहाँ पर विविधता के कारण भेदभाव कैसे पैदा होता है, क्योंकि हमें देखते हैं कि अगर वो आदमी ऐसा कर रहा है, उसका खान पान ऐसा है, तो अगर उदाहरण के लिए लीजिए, हम हैं शाकाहारी मान लीजिए, तो हम प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर कर सकते हैं, है ना, वनस्पतियों पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कि साइबेरिया बर्फ हो, यहाँ से लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर पे चले जाइए, तो वहाँ पर अगर आदमी को रहना है खुले में, तो अधिकांश समय वो क्या करते हैं कि मांसाहार का प्रयोग करते हैं, शरीर को गर्म करने के लिए लीकर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह उनकी एक आवश्यकता बन जाती है उनके सर्वाइवल के लिए। तो हम देखेंगे तो हम कहेंगे अरे यार, ये तो आदमी शराब पीता है, ये तो आदमी मांसाहारी है, तो उनके बारे में एक प्रकृति हमारे अंदर एक दूसरी भावना पैदा हो जाती है कि ये लोग शायद ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर वो आदमी हमें देखेगा तो कहेगा यार देखो, ये लोग शारीरिक रूप से इसीलिए कमज़ोर हैं क्योंकि ये इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम वही बात है कि अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब देखिए, बड़ा इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की बात करते हैं। देखते हैं ना। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, नॉट मतलब कि 100%, कहते ज़्यादातर, है ना। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, ठीक है। अब देखिए, पूर्वाग्रह की एक परिभाषा दे रहे हैं, पहले इसको समझिए क्या कह रहे हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने पास महसूस किया, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसा प्रभावित करते हैं? अब देखिए, वो कह क्या रहे हैं कि पहले पूर्वाग्रह कम परिभाषा में थोड़ी सी अब आप बात समझाएंगे। अब वो पूर्वाग्रह को जैसे दो जगह पर दिखा रहा है कि ग्रामीण लोगों क्या कहते हैं कि एक पूर्वाग्रह बनता है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोगों खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित होने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। इसमें आप चीज़ों को टिक कर सकते हैं। अब शहरी लोगों के बारे में क्या कह रहा है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये देखिए, पूर्वाग्रह की परिभाषा दिखा रहा है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। अब देखिए, उसने दो चीज़ों की कल्पना किया है कि शहर के लोगों के बारे में लोगों की धारणा क्या है, गांव के लोगों के बारे में आम धारणा क्या है। तो उसको वो मूल रूप से समझाने की कोशिश कर। आप पूर्वाग्रह होता क्या, पहले हम ये समझेंगे। इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्व का आग्रह, अगर किसी चीज़ के बारे में हम पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसा ही होता है और उस पर हम काम करना उसी दिशा में शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? अब यही विविधता क्या करती क्या है कि आप
आपको विखंडन की तरफ ले जाती है, यह एक अभिशाप पैदा कर देती है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं या पहले से समझाई जा रही हैं कि ऐसा होता है या ऐसा होता है, वो 100% सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो कहना चाह रहा है कि मनुष्य के अंदर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह जो है निगेटिविटी पैदा करता है। जैसे कि आदमी कभी कभी कहता है ना कि पूर्वाग्रह दूसरे तरीके से समझिए, कभी कभी कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। मान लीजिए कि एक आपका अफसर है, वो अफसर जो है आपको पसंद नहीं करता है, वो शायद इसलिए भी नहीं पसंद करता, आप बहुत अच्छे हो, अफसर देखिए अच्छा ना हो, आप बॉस आपका अच्छा ना हो, तो वो क्या करेगा, जिस समय हटेगा तो दूसरे को अक्सर बता देते हैं कि यार देखो ये तुम्हारा सबॉर्डिनेट ठीक नहीं है। अब जब ठीक नहीं तो दूसरा बॉस आता है तो वो आपकी कमियों को देखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपकी अच्छी चीज़ों को देखा ही नहीं, उसने कभी नहीं सोचा कि वो अपने दिमाग से चीज़ों को समझे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर वो पूर्वाग्रह पे काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। इससे मिलता जुलता मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए बताता हूँ। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, तुम कहते हो कागज लेखी, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आखन देखी। ये थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन भाव वही है कि आपको जो लिखा पढ़ा बता दिया गया, जैसे आपने कहा कैसा होता है, जैसे गांव वालों के बारे में बता दिया गया, शहर वालों के बारे में बता दिया गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो चीज़ें लिखी गई वो अक्षरशः सत्य नहीं हो सकती हैं। मैं कहता हूँ आखन देखी, मतलब विश्वास उस पर करो। कबीरदास जी का कहना है विश्वास उस पर करो जिसको कि अपनी आँखों से देखो। कहने का मतलब है कि कान के कच्चे मत हो, मतलब ये नहीं कान से मत देखो, आँखों से देखो। कान से सुनो लेकिन कान से देखो मत। तात्पर्य आप ये मत सोचिएगा कि मैं कान से देखने की बात कर रहा हूँ। कान से देखने का मतलब यह कि जो आपको कान में गलत चीज़ बता दी गई आपने उसको मान लिया कि ये सही है ना। जैसे उदाहरण मैं दूँ, आप रामचरितमानस में चले जाइए, सुपर्णखा का नाक कान क्यों काटा गया? क्या उसके लिए लक्ष्मण जी दोषी थे? नहीं दोषी थे, लेकिन सुपर्णखा ने सीधे बताया जा कर के रावण को कि देखो वो राजकुमार आए हुए हैं, उसमें लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट दिया है। उसने कारणों को बिल्कुल सही बताया नहीं और उसने इस तरीके पर किया जैसे लगता था वो घूम टहल रही थी, अचानक लक्ष्मण जी आए, उसका नाक कान काट के बराबर कर दिए। तो रावण ने क्या किया कि रावण ने उन चीज़ों का विश्लेषण नहीं किया, तो पूरी रामचरितमानस बन गई, पूरी लंका का नाश हो गया। तो वहाँ पर भाव उनका कहने का है कि आप किसी भी चीज़ को, अगर आप बड़े अफसर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो आपका शुरू से ऐसा विकास होना चाहिए कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। हम कई चीज़ों के बारे में भी पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते इत्यादि। अब जैसे क्या है कि लोगों के धार्मिक विश्वास, अलग धर्म है, दिखा रहा है कि आत्मिक धर्म है, हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर तक जाने का ये रास्ता है, दूसरा धर्म ये बताता है। तो हम क्या करते हैं कि जिसको हम मानते हैं अगर एक धर्म को, हम शेष 7 धर्मों को क्या उपहास कहते हैं वो गलत है ना। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम कहते हैं भाई कि हम इस रंग का कपड़ा पहनेंगे तो ये अच्छा होगा। दूसरे धर्म के लोग कहते हैं नहीं, ऐसे कपड़े पहनेंगे तभी आप ईश्वर की इबादत कर सकते हैं, भगवान का। तो हम क्या करते हैं कि हम केवल पूर्वाग्रही यही है कि जो हमें बताया गया है वही सही है, शेष वो गलत है। हम क्या करते हैं, जैसे अभी गांव में आप चले जाइए, भारत के खेतों में चले जाइए, वहाँ पे धान रुपाई करते हुए आपको औरतें मिलेगी जो साड़ी को बांध करके पीट करके रुपाई करते हुए लोकगीत सोहर गाते हुए धान की रुपाई करती हैं। लेकिन वहीं आप चाइना वगैरह में चले जाइए, थाईलैंड उसमें चले जाइए, वहाँ पर देखेंगे लोग, लड़के या औरतें हैट लगा करके, हाफ शू पहन करके, बूट पहन करके काम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा, वो देखेंगे भाई ये तो भारतीय औरतें गंवार लग रही हैं, या आपको लगेगा उस वहाँ पर सूट बूट पहन कर जाने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब ये है कि वो उनकी भौगोलिक आवश्यकता है, इसलिए वो बार बार इस चीज़ को चिंतन कर रहा है
कि हमें इन परिस्थितियों में इनको समग्र रूप में इनका समावेश करना चाहिए। अगर कहीं असमानता दिख रही है तो वो असमानता को पॉजिटिव वे में लेंगे, सकारात्मक रूप में लेंगे तो आपका विकास होगा। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपने देखा कि विश्व के तमाम कोने में जो है ज़्यादातर जो रक्तपात हो रहा है, ब्लड शेडिंग हो रही है, उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं मानते हैं कि वो हमसे बेटर है ना। तो कहते हैं कि यहाँ तक कि अब आप देखिए, मैं आपको वर्तमान की बातें तो नहीं करना चाहता हूँ क्यों, लेकिन आप अगर हिटलर के ज़माने में चले जाइए, हिटलर ने को ज्यूस मतलब यहूदियों से इतनी नफ़रत हो गई थी, माना कि उसके कारण अलग थे कि उसने 60 लाख यहूदियों को फड़ने से भिजवा दिया, है ना। लेकिन वहीं पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं कि उसी गलती के कारण उसके जो महान वैज्ञानिक जो देश के अंदर थे, लाइक ऑटो वॉन एंड फर्मी ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि यहूदी ही थे, उनको भी वो देश छोड़कर भाग गए और अल्टीमेटली उन्हीं लोगों ने जो है अमेरिका को एटम बम बनाने में सहयोग किया था। माना कि मेन जनक उसके ओपेनहाइमर माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा विषयांतर करके मैंने समझा दिया कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, उसी लिए मैंने चर्चा किया। और वर्तमान में आप देख लीजिए कि विश्व के जिस कोने में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़्यादातर उसको धार्मिक आधार बनाता है कि हम उनको देखना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें क्या सच्चाई है। अब वो कहते क्या हैं कि लड़के लड़की दोनों बराबर हैं, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें भेदभाव के बता रहा है कि पूर्वाग्रह कैसी स्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं। अब वो कहता है कि नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका में भरिए, अपने उत्तर के कारणों की चर्चा करिए। वे बहुत ही सुशील है, उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करते चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण है, वो भावुक है। अब देखिए इसने किया क्या है यहाँ पर कि उन्होंने एक कॉलम बना दिया, लड़का और एक लड़की। अभी आप देखेंगे तो आमतौर पर जब इससे आप भरना शुरू करेंगे तो लड़के के कॉलम में वो सब चीज़ें नहीं आएंगी जो लड़कियों के कॉलम में आएंगी, लड़कियों के कॉलम में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो कि लड़कों के कॉलम में आएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक भेदभाव पैदा कर दिया जाता है। अब वैसे देखिए अब क्या है, अब देखिए यही लड़के लड़कियों को बताया गया कि आपस में खेल रहे हैं, इनके अंदर क्या भेदभाव पैदा होता है, इसके विषय में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए किसी को अगर ईश्वर मतलब प्राकृतिक रूप से कोई कमज़ोर है ना, तो यहाँ भी भेदभाव हम कैसे पैदा करते हैं, वो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि हम उसका उपहास करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। देखिए मनुष्य बहुत सुंदर है, मनुष्य बहुत कुरूप है, कोई काला है कोई गोरा है, कोई छोटे कद का है कोई बहुत लंबा है ना, कोई जन्मजात ही किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसमें उसका तो कोई दोष है नहीं। अगर उन कमियों के कारण हम उसका उपहास करते हैं तो ये किसी भी दशा में क्षम्य नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। वो उसी चीज़ को समझाने जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती, इसके अलावा मैं भी और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो पड़ता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात है। अगर तुम इस तरह के होते तो क्या करते। अब देखिए क्या है, एक बच्चा
लंगड़ा रहा है, अपनी परिस्थितियों को बता रहा है, लेकिन दूसरा क्या करेगा, आमतौर पे क्या कहा, अरे देखो तो लंगड़ा आ रहा है, यही उपहास हो गया। भाई उसका उसमें कोई दोष नहीं है। फिर देखिए दूसरी तरह से, यहाँ पे देखिए व्हील चेयर पे है, तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से जिन छिप जाना जरूरी चाहती हूँ। अब वो कह रहा है कि देखिए वो भी एक इंसान है ना। वो क्या कह रही है, कह रही है कि जब वो सड़क पर चल रही तो लोग घूर कर देखते हैं ऐसे, अरे वो देखो व्हील चेयर पे जा रही है। मतलब क्या है, आप उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं जब, तो उसको लगता है कि इससे तो अच्छा है कि हमें कोई न देखे। ये भी एक भेदभाव है। फिर देखिए, क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अब देखिए वह एक क्या करता है, एक बहुत अच्छा एक तरह से चित्रकार टाइप का है ना। उसके अंदर सभी गुण हैं, लेकिन उसकी टांगें लड़खड़ाती हैं, इसकी वजह से वो इस चेयर का सहारा ले रहा है। तो वो कहता क्या है कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है, क्या मेरा दिमाग भी लड़खड़ाता है, क्या आपको लगता है कि मैं दिमागी रूप से भी विकलांग हूँ? तो नहीं, तो ऐसे लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, जैसा कोच जी कहा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। अब देखिए बहुत अच्छा किया गया कि विकलांग शब्द मतलब क्या है, कि विकलांग का मतलब यह उसका अंग ही विकल है ना, वो मतलब कि किसी लायक ही नहीं है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से समझाया गया है, कहता खास ज़रूरतों वाले बच्चे। मतलब क्या है कि जो कमियां उसको प्रकृति या ईश्वरीय प्रदत्त हैं, है ना, क्या किसी कारणवश वर्तमान में भी पैदा हो गई है, तो उसको आप नकारा मत समझिए, उसका उपहास मत करिए। उसको किसी खास चीज़ की ज़रूरत है, उसको आप पूरा कर दीजिए, वह भी आपके साथ उतने ही तरीके से काम करेगा जैसा कि आप करते हैं। मैं इसमें जो है स्टीफन हॉकिंग, जो कि वर्तमान में अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद जो है सबसे बड़े खगोल शास्त्री या सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो व्हील चेयर पर रहते थे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड में तमाम तरह की थ्योरी दिया है। ये बच्चे अपने आप से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या, इस पर चर्चा करिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण और आमतौर पर लड़के या लड़के पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब देखिए यहीं पर भाव होता है, ये रूढ़वादिता चली आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह नहीं, ये रूढ़वादिता है कि पहले से हम कहते दिमाग में लगा लिए हैं कि लड़के ही बहादुर होते हैं। अरे अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी कुछ काम जो है हमारे देश की लड़कियों ने संभाला था, है ना। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों में दोनों में कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें यह भरोसा हो जाए उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अगर अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। वे कोमल एवं मृत स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए। ये कैसे केवल लड़कियों पर ही लागू किए जाते हैं? क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं? क्या ये ऐसा व्यवहार समाज में सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृत स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती
होती हैं। अब देखिए वही कह रहा है कि सामान्य रूप से जब आप चर्चा करेंगे तो आप लड़कियों के अंदर यही गुण पाएंगे, क्या कहेंगे, कोमल है, मृत स्वभाव, सुशील है। लेकिन कहते हैं अगर ऐसी लड़कियां मिल गई जो कि स्वभाव कोमल और मृत स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्वाग्रह मतलब कि रूढ़वादी नहीं है। लड़कियां अगर सभी लड़कियां ऐसी होती तो इस तरह की शरारती लड़कियां कहाँ से मिलती। जैसा कि आजकल आप घटनाएं देख रहे होंगे, कई घटनाएं आपने टीवी में भी देखा होगा, उसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन देखा होगा कि उस पर ज़्यादातर खुराफात का काम लड़कियों ने ही किया है। इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। कहते क्या कि ये रूढ़वादी जो प्रवृत्ति हमारी है कि लड़के बहुत बहादुर होते हैं, वही मैंने कहा ना, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़कियाँ हमेशा मृदुभाषी होती हैं। लेकिन आज के परिवेश में देखिए कि जहाँ जहाँ पर लड़कियाँ शारीरिक रूप से भले ही लड़कों से भिन्न हों, ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन लड़कियाँ किसी भी तरीके से लड़कों से कोई किसी भी दिशा में कम नहीं है। आप साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गई, ठीक है ना, आपने देखा, ठीक है, और उसके बाद कल्पना चावला को आप देख लीजिए, क्या वो अंतरिक्ष में नहीं गई, क्या अंतरिक्ष यात्री नहीं बनी, क्या अगर ये मान लिया जाता कि ये सिचुएशन को नहीं फेस कर सकती तो उनको अंतरिक्ष पे कभी नहीं भेजा जाता। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक ही पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है कि हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ सब लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे होते हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी धारणा बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणा अब वही कहता है कि अगर हम पुरानी परंपराओं को लेकर के ही चलते हैं, जैसे कहा जाता है ना, किसी क्षेत्र विशेष की बात कर लीजिए तो आदमी कहता है यार उस क्षेत्र में मत जाना, वहाँ तो सब अपराधी लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन सब अपराधी लोग मिलते पता नहीं कि 100% वहाँ पर अपराधी लोग ही होते हैं। कुछ जगहों पे जाओ कहेंगे यार उस क्षेत्र मत जाना, वहाँ पर बेईमान व्यापारी, अधिकांश सामान मत खरीदना, सब व्यापारी बेईमान है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस व्यापार क्षेत्र में सभी व्यापारी बेईमान नहीं होते हैं, दो चार होंगे। किसी देश में आप चले जाइए, हर एक देश में हर एक व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता है ना। कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, मान लीजिए। अब हम कहें कि वो देश ही पूरा आतंकवादी है, वहाँ भी हैं लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल हम नहीं मान सकते हैं, कोई नहीं मान सकता कि वहाँ पे समझदार लोग नहीं होंगे, ठीक है। कुछ मुसलमानों के बारे में या रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं।
जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास ही होते हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है, जिनमें से 7% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों में बहुत गरीब परिवार के हैं और के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें से मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए जाते हैं, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल होती है, चाहे वे मुसलमान हों या जनजाति हों या अनुसूचित जात के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल जाने से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। अब देखिए, अब वो दिखा रहा है कि मुसलमान लड़कियों के बारे में बता रहे हैं कि एक इन्होंने अपना सर्वे किया है, तो उनके हिसाब से ये है कि अगर हम मुसलमान लड़कियों को, है ना, उनको आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ ले आए और उनको शिक्षा दें, तो वो भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है समाज में वही कर लेंगी जो कि आमतौर पे करते हैं, है ना। उसका उन्होंने केरल का उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश किया। अक्सर यह सब पड़ता है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने के लिए रोकती हैं जिनकी कि हमारे अंदर काबिलियत होती है। अब वो कहते क्या है कि हम अगर दूसरे को मान लेते हैं कि वो काबिल है ही नहीं है, पहले से मान लिए, उनको अवसर ही न दिया जाए, भाई वो तो काबिल होते ही नहीं है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो क्षमता, जिस क्षमता का हम सही प्रयोग कर सकते थे, जिस पोटेंशियल का देश और समाज के हित में, उनको जो अपनी पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी विचारधारा के कारण उनको वंचित कर देते हैं और उसका लाभ समाज को नहीं मिल पाता है। असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब कहता है कि भेदभाव का कारण क्या है, उसको उन्होंने बताया। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते हैं, तो इस सब का मतलब नहीं है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, कहते क्या है कि जो ऊपर की चीज़ें ये तो रूढ़िवादी है ना, लेकिन कहता है एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, यह क्या है? यह भेदभाव को प्रदर्शित करता है। जबकि देश के अंदर अनटचेबिलिटी थी, जिसको कानून से हटा दिया गया है, तो ये भेदभाव को करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें कि भाई हमारे घर में पानी पिए आप हैं, आए एक गिलास में आपने पानी पिया, हमने कहा अब तो मैं इससे नहीं पीऊँगा भैया, तो आपका भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये तो झूठा है। आप झूठा इसलिए वो कर रहे हैं, इसको आप भेदभाव की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब देखिए, पिछले चैप्टर में उसने एक अखबार विक्रेता और एक अखबार लेने वाले का चर्चा किया था। अब वो कह रहा है कि दोनों समीर हैं, दोनों के अंदर दोस्ती है, दोनों के अंदर विविधता है, लेकिन विविधता है ना, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो विविधता असमानता
है ना, किसी को अवसर ज़्यादा है, किसी को अवसर कम है, लेकिन यह भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। दोनों शरीर के बीच अथाह प्रेम था, दोनों की आर्थिक परिस्थितियाँ ये अलग थी, इसलिए उनके अवसर अलग अलग थे। तो वही कहता है कि अगर इस तरह की असमानता होती है तो हमें क्या होता है, विभिन्न सार्वजनिक स्थल पे इसका भेदभाव देखने को मिलता है। कुछ लोगों की विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है ना। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक जनजाति आदमी है, वो पत्ता ओढ़े चलाया तो है ना, और वो सिर पर गंदा सा पगड़ी बांधे आ गया, धोती पहने चला आया। अब वो हमारे घर दरवाजे के सामने आने लगा, हम सूटेड बूटेड हैं, हम कहे हटाओ हटाओ इसको हटाओ, कहाँ से आ गया भाई ये, है ना। अब क्या हुआ, अब ये लेकिन ये उसकी संस्कृति है, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से आर्थिक असमानता के कारण उसने इस वेशभूषा को धारण कर रखा है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो ये भेदभाव को जन्म देता है। मतलब क्या है, यह विविधता जो है एक भेदभाव को जन्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को मान कर चल रहा है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने टाई लगाया है कि सूट पहना है, उसको लगता है कि वो लकड़ी ढो रहा है, जड़ी बूटियाँ ला रहा है, समाज में बेच रहा है, उससे पैसा कमाएगा। आपको देखने में भले गंदा लगे। अच्छा, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बांधना, मछली पकड़ना, बढ़ई खेती एवं बुदाई जैसे। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े का धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ऐसे काम समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए वे लोग इन कामों को करते हैं जिनको गंदा और पवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखिए, जो जाति व्यवस्था क्या है इसके बारे में अलग से अब आगे चर्चा किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जी का उदाहरण दिया गया है। लेकिन वो विषमता क्या है, जैसे कहा जाता है ना कि जूता सिलने का काम कौन करेगा, मुझी करेगा। एक नाई है वो बाल काटने का काम कर रहा है, एक बढ़ई है वो फर्नीचर बना रहा है। तो ये मान लिया जाता है कि यह उसकी जात का काम है ना। और ये माना जाता है कि अगर अगर नाई है या स्वीपर है, जमादार है, तो हम कहते हैं यार ये तो उसका काम है, इससे दूरी बना करके रखेगा, काम वो करेगा। तो अब चक्कर ये है कि यह भेदभाव कैसे आ रहा है, यह कुछ जातिगत व्यवस्था के कारण आ रहा है, कुछ आर्थिक असमानता के कारण आ रहा है। तो कहता है कि ऐसे लोगों से भेदभाव करना निश्चित रूप से समाज के लिए एक अभिशाप है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ बड़ी जात के लोग हैं, इनके लिए बैठने की ऐसी व्यवस्था किया गया है। ये आज नहीं है, बता रहे पुराने ज़माने की व्यवस्था दिखा रहा है, इसको आज अपने ज़िंदगी मत उतारिएगा। दूसरी तरफ ये दिखा रहा है कि ये लोग अपना चप्पल जूता उतार करके अपना आराम से बैठे हुए हैं, और ये जो नीचे लोग जो हैं ये छोटी जात के लोग हैं, इनको प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आज के डेट में ये सब परिस्थितियाँ अलग हो गई। ये पहले की चर्चा केवल इसलिए करना चाहते हैं कि देखिए पहले हमारे समाज में क्या था, एक कुरीतियाँ थी और इनको हमने काफ़ी कुछ हटा दिया है। देखिए क्या कि इस तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जात दूसरी जात के ऊपर नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी पर सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने समूह को ऊंची जात का और उत्कृष्ट का, वही नीचे की चर्चा कर रहा हुआ। दलित क्या है? दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जात के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिनको दबाया गया, जिनको दलित दल देना कहते हैं। गांव की भाषा कहते हैं दल दो,
दबा दो, है ना, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब अनुसूचित जात किसी जात की पहचान नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची में इनको विशेष स्थान देते हुए इनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए स्थान दिया गया है, इसलिए इनको अनुसूचित जात कहा गया है। इनको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस अम्ब्रेला के अंदर लाया गया है। दलित कोई भी हो सकता है आज के परिवेश में, जो दबा कुचला है वो है, उसको भी उस दलित की श्रेणी में डाला जा सकता है, क्योंकि संविधान जो है ये नहीं कहता है कि दलित कौन है। आमतौर पे जो है, जो पहले के लोग दलित उनको डाला गया है, लेकिन आज के डेट में कोई भी अगर आर्थिक विषमता से गुजर रहा है, शैक्षिक रूप से डाला है, तो वो भले उच्च जात का क्यों नहीं हो, उसको भी इस अम्ब्रेला में लाया जा सकता है। अब देखिए उसी के बाद सीढ़ी के तले में रखा गया, उसको अछूत अवयव कहा गया, जो पिछले पढ़ने पर जात प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाँव से उठाने की इजाज़त थी। उन्हें उसी जात के लोगों घर में घुसने, गाँव के कुएँ से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनकी इजाज़त नहीं थी, देखिए कह रहा नहीं थी, आज के डेट में ऐसा नहीं है। उनके बच्चे दूसरी जात के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जात के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने अछूतों को वंचित रखा। अब वही कहता है कि ये आर्थिक असमानता या कुछ जातिगत व्यवस्था के कारण जो विविधता है, ये विविधता अगर भेदभाव के रूप में समाज में था तो वो निश्चित रूप से अभिशाप था, और इसको ख़त्म करने में हम काफ़ी कुछ सफल हो चुके हैं। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें उन्हें यह समझने की मदद करेगा कैसे जात के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जात व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के लिए अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र में। अब देखिए पहले अम्बेडकर जी के बारे में देख लीजिए क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1891-96 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जात में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? महार जात में, जो अछूत मानी जाती थी। महार जात के लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जात के लिए पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाएं। अब देखिए अम्बेडकर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी करने के लिए कहा उन्होंने कि भाई अगर तुम अछूत के रूप में रहोगे और अपनी पुश्तैनी काम करोगे तो उसी मध्य रह जाओगे, लेकिन जब सरकारी नौकरी में तुम जाओगे तो सरकारी अधिकार जो तुमको मिलेगा, चाहे अगर मान लो तुम एक SDM बन गए, दूसरा किसी जात का SDM बना, लेकिन संवैधानिक अधिकार जो उस SDM को वही तुमको भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, समानता का विकास होगा। एक IAS अफसर तुम भी बने हो, एक IAS अफसर किसी बड़ी जात का भी बनता है, तुम भी बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें भी वही अधिकार मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अपने पुस्तक तुम खुद को अपने कोष से निकालो, पढ़े लिखो और आगे बढ़ो। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई बार प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चल करके उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जात प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे कि सबको इज्जत हो
न कि कुछ लोगों की इज्जत। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर अंदर होता है ना कि उस सब मंदिरों में भी जो है इन अछूत जातियों या छोटी जातियों का प्रवेश था, वर्जित था। तो अम्बेडकर जी का कहना था कि ईश्वर सबके हैं। ईश्वर ने उनका, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने नहीं बांटा है, ये हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने हमको छोटा बड़ा किया है। तब उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे जगह चलें जहाँ पर कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं कारणों से अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखिए वो अपनी एक स्टोरी में उन्होंने भेदभाव का अपनी एक किताब में जो वर्णन किया उसी की बात कर रहे हैं। कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। कौन? डॉक्टर अम्बेडकर। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं। देखिए यही दिखा रहा है, स्टेशन मास्टर यहाँ पर हैं और ये अपने भाई के साथ अम्बेडकर यहाँ पर आए हुए हैं, वो उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, कोई भी नहीं आया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया, ठीक है, और एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा की शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी वो उसकी जगह पर अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें एक किराए पर एक बैलगाड़ी भी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं था तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर के अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बताना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल भाव कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ में नहीं आया था कि क्या करें। ये किताब का नाम लिखा कि अम्बेडकर का जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो खंड 12 है उसी की चर्चा कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अनुभव किया था उसको उन्होंने लिखा था। यह उनका दृष्टांत है, ठीक है, कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो परिस्थितियाँ पहले थी आज हुआ है। दिखा रहा है कि समाज उस रूढ़वादिता से निकल चुका है, उस पूर्वाग्रह से काफ़ी कुछ समाज निकल चुका है। इसके कारण जो वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं कि चाहे वह छोटी जात का हो चाहे वो बड़ी जात का हो, वो अपने विवेक से अपना काम भले करे वैसा है, लेकिन समाज में उसको समान अवसर मिल रहा है। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों की एक जगह से दूसरी जगह न जाने दिया है। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी में एक से दूसरी जगह जाने का साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के साथ नहीं थी, जैसा कि वे पैसा देकर कर सकते थे।
स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया है। इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें उन आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरे को मिलता है। ये तो उसी की स्टोरी है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश काल से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है वो कह रहे हैं, इसमें समानता का भी है। अंग्रेज़ों के कार्यकाल में जो असमानता चल रही थी जाति व्यवस्था पर कर रहे, उसमें ये भी संघर्ष शामिल था, है ना। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई ली। जैसा कि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि ये समानता कैसा है। 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने पवित्र संगम पे स्नान किया। क्या किसी ने वहाँ पे जाकर के पूछा कि भैया तुम अनुसूचित जात के हो कि किस जात के हो? नहीं, वो देख रहा है कि उस रूढ़वादी प्रवृत्ति से हम आगे कितना निकल गए। वहाँ पे लोगों ने किया, वहाँ पे जाकर के मंदिरों में दर्शन किया, या जिसको जहाँ भी जो आस्था थी उस आस्था पर गए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। तो वही कह रहा है कि हमारा, ये नहीं कह रहा है कि समाज हमारा पहले था तो आज भी ऐसा है ना। कहीं कहीं हो सकता है जहाँ पर कि कम पढ़े लिखे लोग, वहाँ असमानता देखी जा सकती है अभी भी गाँव में, है ना, जो कि रूढ़वादी है। लेकिन सामान्य तौर पर हम इस वीडियो से निकल चुके हैं। अब इस वैसे उन्हें भी अधिकार मिला। इस तरह किसानों और दलितों ने अपने ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ज़मींदारी प्रथा तो अब ख़त्म ही हो चुकी है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान के लिखने वाले लोग भी इस तरह की बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लोगों को लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर का दर्जा माना। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हमें सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप इन भेदभाव के बारे में कुछ उदाहरण छोड़िए? इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है ना, छुआछूत। और लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा में अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस तरह की समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया बाद में, है ना। बाद में अध्यक्ष हो गए थे। माना कि अंतरिम के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे निर्णायक रूप में, इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहते हैं। तो इनको भी पूरा अवसर दिया गया, पूरा का पूरा, कि भाई आपको लगता है, माना कि इनके साथ तो काफ़ी लोगों ने काम किया, लेकिन इनको दिया गया कि अगर आपको लगता है, आपको अध्यक्ष बनाया गया, आपको लगता है कि नहीं इन कारणों समाज में असमानता हो सकती है, तो आपके पास समय अभी भी है कि संविधान में उस परिवर्तन को करवा दीजिए। लेकिन अंततोगत्वा जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने माना, उसी को संविधान का अंतिम रूप देकर के इसको लागू किया गया, जिससे कि कहीं किसी को अवसर न रहे कि हमारे जात का अगर आदमी होता तो शायद ये व्यवस्था नहीं होती, हमारे जात का अगर नहीं था इसलिए शायद यह व्यवस्था पैदा हो गई। इसलिए सबको समान अवसर देने के लिए ही इस तरह से संवैधानिक रूप में व्यवस्था की गई थी। भारत का संविधान लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य, आप सदस्यों को पहचान सके, देख सकते हैं कौन है ना। जैसे ये डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग हैं, ठीक है।
संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के में बहुत से महत्वपूर्ण कारक हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने व्यवहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म के पालन करते हैं। इसलिए भारत यहाँ करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को इज्जत करते रहते हैं। ये संविधान का पहला पृष्ठ है जिसमें कहा गया कि समान प्रतिष्ठा और इसी को मतलब उसको आप देख सकते हैं क्या है अलग से भी। अब आप देखिए यहाँ पर उसने कुछ एक्सरसाइज दे रखा है। अब वो कहते क्या हैं कि संविधान निर्माताओं ने अब देखिए समरी उसको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उनका ये कहना था कि संविधान निर्माताओं ने जब देखा कि देश के अंदर जो है विभिन्नताएँ हैं, है ना, तो उनका विभिन्नताएँ हैं ठीक है, लेकिन अंततः को तो क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम कहीं के लिए किसी जात के हो सकते हैं, किसी वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी जात के हैं, है ना। इसलिए आपको विभिन्नताओं में भी जुड़ने के बाद ही विभिन्नताएं जब हर तरीके से जुड़ती है तभी एक भारत आता है सामने। कोई किसी का है, किसी के कोई रंग रूप है, किसी की कोई संस्कृति है, कोई किसी की भाषा है, लेकिन अंत में जब हम आते हैं मिलजुल करके तो एक भारत सामने आता है। इसीलिए उनको संवैधानिक तरीके से हर तरीके से मजबूती प्रदान की गई है, संविधान ने भी उनको मजबूत किया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि विभिन्नताओं को बता रहे हैं कि विभिन्नताएँ में के कारण अगर भेदभाव उपजा तो वो तो अभिशाप था, लेकिन उस अभिशाप को हमने कानून बना करके समाप्त कर दिया है। और वही कारण है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विषमता तथा अन्य विषमताएं समाप्त हो रही हैं, भेदभाव समाप्त हो रहा है और हम समग्र रूप में एक भारत के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में सामने हम आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में नई चीज़ों के सामने आएंगे और इसका कोई अर्थ नहीं होता है इन चीज़ों का, क्योंकि उसने एक तरह से चीज़ों को बनाया हुआ है कि आप इनको कर के एनालिसिस करने के लिए दिया गया है, विश्लेषण करने के लिए, जिससे कि आप समझ जाएं कि समाज में अगर किसी चीज़ में विविधता है तो विविधताओं में एकता लाने से ही काम होता है। विविधताओं को अलग समझना समाज के लिए अभिशाप है। अगले अध्याय के वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।